हेलो दोस्तों, आज हम टॉपिक 11 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टॉपिक 10 बताया था। आइए आज टॉपिक 11 पढ़ते हैं। अधिगम। अधिगम क्या होता है दोस्तों? अधिगम का अर्थ है दोस्तों नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। अधिगम का मतलब होता है दोस्तों सीखना। अधिगम यानी सीखना। अगला पैराग्राफ है दोस्तों, अधिगम एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न आदतें, ज्ञान और अभिवृत्ति व्यक्ति अर्जित करता है जो कि सामान्य जीवन की भागों की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अगला है दोस्तों अधिगम की प्रकृति और विशेषता। अधिगम से विशेषता क्या क्या है? पहला पॉइंट है दोस्तों, अधिगम तत्काल पुष्टि प्रक्रिया है। दूसरा, यह संकरी प्रक्रिया है। यह सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम मानव प्रगति है। यह प्रक्रिया तथा परिणाम है। अधिगम आवश्यकता की संतुष्टि है। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक होता है। यह दोनों प्रकार से होता है। यह समायोजन की प्रक्रिया है। यह समस्या समाधान की प्रक्रिया है। यह विवेकपूर्ण प्रक्रिया है यानी कि बुद्धि। इसका अपना स्वरूप है। अगला पॉइंट दोस्तों, यह सतत या अनवरत लगातार प्रक्रिया है यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह खोज प्रक्रिया है। अधिगम व्यवहार परिवर्तन होता है। यह विकास प्रक्रिया है। यह मानसिक क्षमता के विकास की प्रक्रिया है। आगे दोस्तों 17 नंबर, यह सार्वभौमिक होता है। यह प्रयोजनापूर्ण तथा उद्देश्यपूर्ण होता है। यह लक्ष्य निर्देशित होता है। यह वातावरण एवं क्रियाशीलता उपज है। इसके द्वारा व्यवहार के क्षेत्र ज्ञानात्मक, क्रियात्मक एवं भावनात्मक में आवश्यक परिवर्तन लाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों 22 नंबर, अधिगम हस्तांतरित होता है। यह परिवर्तनशील होता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों होता है। यह विकास है। जीवन ही अधिगम है। यह अनुकूलन है। यह विभेदीकरण का मतलब होता है दोस्तों अंतर करना। और विशिष्टीकरण है। यह सृजनात्मक होता है। इसमें अनुभवों प्रशिक्षण का समावेश होता है। यह सब 30 पॉइंट दोस्तों अधिगम की विशेषता ही हैं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप DLX चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे भी अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। आइए अधिगम के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं। अधिगम के प्रकार, सीखने के प्रकार क्या क्या होते हैं? आसुबेल द्वारा, इनके द्वारा अधिगम के प्रकार, अभिग्रहण करना। इसका मतलब होता है सीखने की सामग्री बोलकर सिखाई जाती है। अन्वेषण करना, इसका मतलब होता है दोस्तों दी गई सामग्री में नया नियम विचार खोज का सीखना। अगला पॉइंट है दोस्तों रटकर सीखना, बिना समझे सीखना। इसका मतलब होता है दोस्तों बिना समझे सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, सामग्री को नियम अनुसार समझकर तथा उसका संबंध गत ज्ञान से जोड़ते हुए सीखना। अगले वैज्ञानिक के अनुसार है परिभाषा, गेंगनी के द्वारा। इसका पहला पॉइंट है दोस्तों
सांकेतिक सीखना। सांकेतिक क्या होता है? संकेत करके सीखना तथा आवाज़ कैसी है उस तरह से सीखना, उसे सांकेतिक कहते हैं। बुद्धिपन अनुक्रिया। बुद्धिपन अनुक्रिया द्वारा सीखना, कोई चीज़ देखकर करना। इसका मतलब होता है दोस्तों, कोई चीज़ देखकर करना। सरल श्रृंखला या सीखना। इसका मतलब होता है दोस्तों, एक क्रम में सीखना। शाब्दिक साहचर्य सीखना। इसका मतलब होता है दोस्तों, शब्दों के द्वारा सीखना तथा जैसे कहानी ज्ञात करना, कविता ज्ञात करना, शब्दावली ज्ञात करना, इस प्रकार से शाब्दिक साहचर्य सीखना। विभेदीकरण सीखना। विभेदीकरण सीखना क्या है? विभेदीकरण का मतलब होता है अंतर करना, अंतर करके सीखना। जैसे एग्जाम्पल, त्रिभुज और चतुर्भुज में अंतर आदि। सीखना क्या होता है दोस्तों? सीखना परिवर्तन करता है। जैसे आज कुछ नया सीखा, कल और नया सीखेंगे, उस प्रकार से हम परिवर्तन करते रहते। तो अधिगम का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन करना। समप्रत्यय सीखना। समप्रत्यय सीखने का मतलब होता है वस्तु के बारे में जानकर सीखना, नियम के अनुसार सीखना। इसके कुछ कुछ नियम होते हैं, उसके द्वारा सीखना। समस्या समाधान करके सीखना। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि तत्व। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि तत्व। उचित वातावरण। पहला है दोस्तों उचित वातावरण, प्रतियोगिता, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, सफलता का ज्ञान, विद्यार्थियों की मूलभूत क्षमता व योग्यता, पाठ्य योजना, प्रेरणा। अगला पॉइंट है दोस्तों 8 नंबर, पुरस्कार, निंदा, अधिगम की विधि, अधिगम अनुभवों को ग्रहण करने के तरीके, शिक्षक की भूमिका, परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होता है दोस्तों समझना, आयु, विषय सामग्री की संरचना, इच्छा शक्ति, शिक्षण पद्धति, अधिगम का समय व थकान, बुद्धि। अधिगम का अर्थ होता है दोस्तों आवश्यकता की पूर्ति करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों अभिवर्ती सोच। सीखने की तत्परता। सीखने की क्या तत्परता है? प्रकृति का ज्ञान, अभिक्षमता, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, व्यक्तित्व, पाठ्य सहगामी क्रिया, अनुशासन, विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान। ये सभी अधिगम के कारक हैं दोस्त यानी कि तत्व। आइए आगे हम अधिगम के सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में बैठता ही है, तो आइए आप ध्यानपूर्वक देखिए इस वीडियो को। तो अधिगम के सिद्धांत। अब हम अधिगम के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है दोस्तों प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत, चयन एवं संबंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का संबंध का सिद्धांत, साहचर्य का सिद्धांत। इसके इतने नाम है दोस्तों। आइए इसकी व्याख्या के बारे में जानते हैं। इसकी व्याख्या क्या क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार जब भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वह उसके समाधान के लिए भिन्न प्रकार की अनुक्रिया करता है। किसी भी कार्य की क्रिया के लिए उद्दीपक होता है जिसके कारण अनुक्रिया होती है। उद्दीपक प्राणी पर प्रभाव डालता है जिसके परिणाम स्वरूप अनुक्रिया करता है। इन्होंने अपना प्रयोग
बिल्ली के एक उलझन बॉक्स में रखकर किया। बिल्ली को उलझन बॉक्स में रखकर किया। अगला सिद्धांत है दोस्तों पावलोव का सिद्धांत। इसके अन्य नाम क्लासिक अनुबंध का सिद्धांत, परंपरागत अनुकूल का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, प्राचीन अनुबंध सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत। इनके इतने सिद्धांत। आइए इसके व्याख्या। इनके अनुसार सीखने की क्रिया प्रतिचार से प्रभावित होती है। इसमें प्रमुख उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक रूप से जो प्रतिचार होता है उसे चुन लिया जाता है। फिर मुख्य उद्दीपक के साथ एक नया उद्दीपक दिया जाता है। कुछ समय पश्चात मुख्य उद्दीपक हटाकर नए मुख्य उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है। तभी नए उद्दीपक से भी वही प्रक्रिया होती है जो मुख्य उद्दीपक से होती है। इस प्रकार प्रतिक्रिया उस उद्दीपक के प्रति संबद्ध हो जाती है। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। उसे घंटी बजने पर लार स्रावित करना सिखाया। जैसे कुत्ते को किस समय भोजन देना, यानी कि कुत्ते की ऐसी समझ डाल दी, यानी कि घंटी बजाना और कुत्ता आ जाना, तो कुत्ते को पता चल जाता था, ये कंटिन्यू होता रहता था। घंटी लगती थी तो कुत्ते को पता चल जाता था कि किस प्रकार से हम उद्दीपक पर निर्भर हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों सिद्धांत का कोलर का अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत। कोलर का अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत। इसकी व्याख्या। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य या पशु अंतर्दृष्टि से सीखता है। जब व्यक्ति के सामने परिस्थिति आती है तो वह परिस्थिति स्वरूप को अच्छी तरह समझने की कोशिश करता है और उद्देश्य की पूर्ति के सामने रखकर व्यवहार करता है। उसकी सीखने की क्रिया को अंतर्दृष्टि के द्वारा अधिगम कहते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया। उसे एक उलझन बॉक्स में रखा। चिंपांजी ने सूच या अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया, अपनी समस्या को हल करने में सफलता प्राप्त की। चिंपांजी नामक एक सुल्तान को एक पिंजरे में रखा बॉक्स और ऊपर कोई भी वस्तु लगाई और उसे सफलता प्राप्त की। आइए अगला पॉइंट, हल का सबलीकरण सिद्धांत। चालक न्यूनता यथा अधिगम पुनः बलन गणितीय परिकल्पित निगमन आवश्यक आकलन जैविकी अनुबंधन। इतने सिद्धांत है दोस्तों। आइए इसके बारे में। हल ने अधिगम प्रक्रिया का आधार आवश्यकता की पूर्ति करना माना है। इसका मुख्य तत्व किसी आवश्यकता को दूर करना है। प्राणी में आवश्यकता के कारण जो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है उसे अंतर्निहित कहते हैं। ऐसी स्थिति की अनुभूति होने पर प्राणी पर अनेक उत्तेजनाएं होती हैं जो कि उसे उद्देश्य तक ले जाती हैं और उसका तनाव कम हो जाता है। तब सबलीकरण होता है। जब प्राणी अंतर्निहित का अनुभव करता है तब उसे यह क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राणी क्रिया करता है और आवश्यकता उसकी अनुक्रियाशीलता को सरल बना देती है। जैसे भूख लगने पर भूख की आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राणी की अनुक्रियाशीलता बलवृत हो जाती है।
जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगती है और वो अपने भूख की पूर्ति करने के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, उस प्रकार से इसका हल निकलता है। आगे दोस्तों, यहाँ भोजन सबलीकरण का काम करता है। इनके अनुसार अधिगम की प्रक्रिया चयनात्मक प्रक्रिया, प्रेरणा, पाणी, उत्तेजना, अनुकरण के संबंध को उष्ट या सबलीकरण करता है। यह सबलीकरण का सिद्धांत है। यह सिद्धांत आदतों के सिद्धांत पर सबसे अधिक बल देता है। आदत का विकास जटिल व्यवहारों के विकास का परिणाम है। जैसे किसी प्रकार से किसी व्यक्ति में आदत होती है, किसी की आदत क्या होती है, किसी की आदत जैसे रोज उठ के दौड़ने जाना, ये आदत मान सकते हैं। जैसे किसी को 10 बजे बाद भोजन करने के लिए भूख लगती है, ऐसी आदत। इस प्रकार से अन्य आदतों पर निर्भर करता है। आइए अगला सिद्धांत है दोस्तों लेविन का क्षेत्र का सिद्धांत। इसके अन्य नाम तल रूप प्राकृतिक दशा सिद्धांत। आइए इसके बारे में व्याख्या पर चर्चा करते हैं। इनके अनुसार जीवन विस्तार में होने वाले को ही परिवर्तन माना गया है। इनके मत का आधार पर्यावरण में व्यक्ति की स्थिति है। इन्होंने जीवन स्थल के आधार पर व्यक्ति के अनुभवों की व्याख्या की है। जीवन स्थल से तात्पर्य उस पर्यावरण से है जिसमें व्यक्ति रहता है और उससे प्रभावित होता है। इस वातावरण का संबंध व्यक्ति के मनोविज्ञान से होता है। इन्होंने अधिगम में मनोविज्ञान, पर्यावरण और प्रेरणा को विशेष महत्व प्रदान किया है। अधिगम प्रक्रिया की सफलता के लिए जीवन स्थल संगठन पर ध्यान देना आवश्यक है। यह सीखने का लक्ष्य सूच सिद्धांत है। इसका नाम है दोस्तों लक्ष्य सूच सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला सिद्धांत है दोस्तों टोलमैन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत। इसके अन्य नाम संकेतक उद्देश्यवाद या संकेत गेस्टाल्ट सिद्धांत। आइए इसके बारे में व्याख्या पर चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हमारी सभी क्रियाएं उद्देश्यपूर्ण प्रयोजन पूर्ण होती हैं। अधिगम क्रिया में प्राणी व्यवहार उद्देश्यपूर्ण होता है। इनके अनुसार उद्दीपक में अर्थ उसी समय जुड़ता है जब वह किसी आवश्यकता और उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होता है। यह सिद्धांत प्रतीकों के बल पर भी प्रभाव देता है। यह प्रतीक आवश्यकता और उद्देश्य की प्राप्ति से सहायता करते हैं। इनके अनुसार अधिगामी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रतीकों का अनुसरण करता है। यह विशेष सामग्री में अर्थ सीखने का प्रयास करता है। संकेत का मतलब समझ ही गए होंगे दोस्तों आप। संकेत किसी चीज़ का संकेत, जैसे ट्रेन आती है और संकेत देना, लाल बत्ती, नीली बत्ती, इस प्रकार से इसको संकेत द्वारा अधिगम किया जा सकता है। अधिगम का मतलब जानते ही है दोस्तों, सीखना। आइए अगला सिद्धांत है दोस्तों स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन। संक्रिय अनुबंधन, संज्ञानात्मक अनुबंधन, अप्रैक्टिकेशन परिणाम। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। व्याख्या इसमें अनुक्रियाओं का समूह या कार्यों का सेट निहित होता है जिन्हें लगभग एक ही जैसे परिणाम के माध्यमों से नियंत्रित किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे उदाहरण, खाना, बातचीत करना। आइए आगे विषय पर सोचना क्रिया प्रसूत में
प्राणी क्रिया एवं उससे उत्पन्न परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके अंतर्गत प्राणी को सक्रिय होकर अनुक्रिया करने के प्रति बाध्य किया जाता है और उस अनुक्रिया द्वारा प्रस्तुत परिणाम के अनुसार उसे दंड बनाया जाता है। उदाहरण के लिए छोटा बालक अनैच्छिक प्रसार किसी नवागत प्रस्तुत करता है और माता पिता उसके व्यवहार लिए उसकी पीठ करते हैं। इस प्रकार नई अनुक्रिया अधिग्रहण की प्रक्रिया को ही क्रिया अनुप्रस्तुत अनुबंधन की संज्ञा दी जाती है। इन्होंने अपना प्रयोग चूहों तथा कुत्तों पर किया। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। आइए अधिगम में योगदान देने वाले कारक। अधिगम में किस किस योगदान द्वारा कारक दो प्रकार हैं। इसके दो प्रकार है दोस्तों, व्यक्तिगत कारक, दूसरा है पर्यावरणीय कारक। आइए व्यक्तिगत कारक के बारे में, ये निम्न है। पहला पॉइंट दोस्तों, इसमें बालक के सीखने की जिज्ञासा, सीखने का समय अवधि, परिपक्वता, बुद्धि, अनुशासन। बालक के सीखने की जिज्ञासा मतलब बच्चा क्या जानना चाहता है, इस प्रकार से उसकी व्यक्तिगत जिज्ञासा की जा सकती है। सीखने का समय और अवधि, बच्चे के सीखने समय की अवधि होती है कि इस कक्षा तक बच्चों को किताब पढ़ना आ जानी चाहिए एवं इस कक्षा तक इतना सीख जाना चाहिए। ये सब अवधि पर निर्भर करता है। परिपक्वता का मतलब होता है दोस्तों समझना, बच्चा क्या क्या सीख रहा है, किस प्रकार से सीख रहा है, ऐसा परिपक्वता। बुद्धि बच्चे की बुद्धि पर भी निर्भर करता है। बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों 50, यानी कि जड़ बुद्धि बोला जा सकता है 50 से नीचे। 100 यानी सामान्य बुद्धि, 140 प्रतिभाशाली। इस प्रकार से बुद्धि लब्धि का परीक्षण किया जाता है। अनुशासन, बच्चा अनुशासन में किस तरह से रहता है, अनुशासन कैसा होना चाहिए, अनुशासनहीन तो नहीं। इस प्रकार से अनुशासन कारक पर प्रभाव डाल सकती है। शिक्षक की शिक्षण विधियाँ, शिक्षक किस तरह की शिक्षण विधियों के द्वारा यह कारक बता रहा है, इस प्रकार से हम शिक्षक की शिक्षण विधियों पर प्रकाश डाल सकते हैं। सीखने वाले की अभिवृत्ति, सीखने वाला स्वयं क्या क्या सीख रहा है। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, शारीरिक में विकास में कमजोरी तो नहीं है, मानसिक यानी मन किस तरह से उसका मन पढ़ाई में लग रहा है या नहीं लग रहा है, इस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। बालक की शैक्षिक पृष्ठभूमि, बालक की पृष्ठभूमि किस प्रकार से होनी चाहिए वो उस पर निर्भर करती है। अधिगम प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया किस प्रकार से होनी चाहिए। प्रेरणा का मतलब होता है दोस्तों, प्रेरणा उसको किसी तरह के हम निर्देश दे रहे हैं, मतलब प्रेरणा दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, उस प्रकार से हम प्रेरणा को देख सकते हैं। सौदीकरण तथा प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब होता है दोस्तों बच्चा जैसा देखता है वैसी स्थिति में वह बन जाता है। ये ऐसा कर रहा तो मैं भी करूँ, इस प्रकार से सौदीकरण कहा जा सकता। आवश्यकता, बच्चे की आवश्यकता किस प्रकार से है, आवश्यकता की पूर्ति हो रही या नहीं हो रही, इस प्रकार से आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। व्यक्तिगत रुचियाँ, व्यक्ति की क्या क्या रुचियाँ हैं, व्यक्ति पढ़ने में इच्छा रख रहा है या खेल में इच्छा रख रहा है, बच्चे पर निर्भर करता है, यानी कि व्यक्तिगत रुचियाँ। पर्यावरणीय कारक ये निम्न है। परिवार का वातावरण, इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों परिवार का वातावरण। परिवार का वातावरण किस प्रकार से होना चाहिए,
वह परिवार पर निर्भर करता है। वंशानुक्रमांक माता पिता जिनके माध्यम से वंशानुक्रमांक होता है वो। अगला पॉइंट है दोस्तों व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व होता है जो उस पर स्वयं होता है वो व्यक्तित्व विकास कहा जाता है। शिक्षा अनौपचारिक साधन। शिक्षा के अनौपचारिक साधन क्या क्या है? पढ़ाई से रिलेटेड वह साधन उस पर निर्भर करते हैं। कक्षा का भौतिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण, संपूर्ण परिस्थिति वातावरण का प्रभाव, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, अध्यापक एवं अभिभावक संबंध, साथियों के साथ संबंध, संसार माध्यम, इस प्रकार से पर्यावरणीय कारक होते हैं दोस्तों। आइए आगे हम अधिगम के वर्ग के बारे में बताते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों सीखने की प्रकृति या अनुवृत्ति को शिक्षण या अधिगम वर्ग कहा जाता है। सीखने की मात्रा तथा अभ्यास या प्रयास के बीच एक सहज संबंध को बताता है। 4 वर्ग होते हैं। इसके 4 वर्ग होते हैं दोस्तों। पहला है सामान्य निष्पादन वर्ग। निष्पादन का मतलब होता है दोस्तों कार्य करना, समान कार्य करना। यह रेखीय वर्ण वर्ग है। इसका आकार एक सीधी रेखा के समान होता है। इसमें प्रत्येक प्रयास में सीखने की मात्रा या निष्पादन समान रहता है। इसका चित्र देख ही सकते हैं आप। इस प्रकार से इसको देखा जा सकता है। अगला पॉइंट दोस्तों प्रवर्तमान निष्पादन वर्ग। यह वर्ग जब बनाते हैं प्रारंभ के प्रयास में सीखने की गति धीमी होती है और बाद में तीव्र होती है। जैसे पहले ये चित्र देख सकते हैं, पहली गति धीमी है, लास्ट की गति ज़्यादा है। इस प्रकार से जैसे मोटरसाइकिल पहले धीरे चलती है फिर स्पीड से चलती है, उस प्रकार से यह निर्भर करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों 3 नंबर हास्य निष्पादन वर्ग। यह प्रारंभ प्रयासों में सीखने की गति तीव्र और बाद में कम होती है। इसकी गति सीखने की गति तीव्र और बाद में कम होती है। ये सीखने पर निर्भर करता है दोस्तों, पढ़ाई पर। पहले पढ़ने बैठते हैं तो अच्छा पढ़ाई होती है, बाद में थोड़ा दिमाग किसी और तरफ जाने लगता है, उस प्रकार से इसका नियम लागू होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हस्त आकारी वर्ग। इस वर्ग में सीखने की गति आरंभ में धीमी और बाद में तीव्र अंत धीमी हो जाती है। इसमें 3 नियम बताते हैं। अधिगम के क्षेत्र 3 क्षेत्र होते हैं, ज्ञानात्मक, व्यायाम और मनोगामक। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप DLX चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे भी अच्छे वीडियो आपको मोटिवेशन के साथ प्राप्त होते रहें। जय हिंद, जय भारत।